हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के विज्ञान सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो साइंस का ये पहला प्रैक्टिस सेट है और ये जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लोअर मेंस का पेपर जो है 21 अक्टूबर को होने वाला है, तो टाइम है नहीं। और ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं ये इस यूथ कंपटीशन के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन रियल हैं, कोई इधर का उधर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया। इसमें कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद इसका जो अगला नेक्स्ट सेकंड सीरीज आएगा उसमें तो अगला जो 20, उसके बाद वाला 20 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कराया जाएगा। तो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट का है कि जीन्स इनसे बने होते हैं। ठीक है, अभी हमें बताना है कि जीन जो है किससे बने होते हैं। ऑप्शन ये है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड के। तो देखिए जो जीन होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ये जो जीन कहाँ पर होता है तो एक क्रोमोसोम में पाया जाता है और इसे जो है माता पिता से उनके बच्चों को मिलने वाले भौतिक तथा मानसिक गुण जीन नामक आधारभूत इकाई के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, और जीन में बेसिकली डीएनए अणु प्रतिरूप में होते हैं और इसका जो है आनुवांशिक गुण इन प्रतिरूप के आधार पर ही निश्चित होता है। ठीक है, तो ये कुछ जीन के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। और मानव कशेरुकाओं में जो टोटल 23 जोड़ा जीन पाया जाता है, जो टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम जीन्स के संवाहक होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम में 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार क्या है, ये बताना है। उसे किस तरीके से उसका आधार क्या होता है, डबल हेलिक्स या फिर एरर्स इन बेस सीक्वेंस या फिर प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए बहुरूपता। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए बहुरूपता, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है तकनीक, इसका प्रयोग जो है आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या फिर व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार जो है डीएनए बहुरूपता या फिर मॉर्फर, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो आपको ये याद रखना है कि फिंगरप्रिंट का आधार क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए है थर्मोपाइल, सौर सेल होता है या फिर डायनेमो होता है या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है। तो देखिए जो कृत्रिम उपग्रह होता है वो अंतरिक्ष में जाकर वहाँ पे जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो बनता है वो सोलर सेल ही बनता है। ठीक है, सौर सेल बनता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सौर सेल। यही एक माध्यम होता है जिससे वहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सौर सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है अगर किसी को थैलेसीमिया रोग है। विटामिन डी, हार्मोन्स या हीमोग्लोबिन या फिर प्रोटीन। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है इसकी क्षमता, संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, और इस रोग से पीड़ित बच्चों में जो है जन्म के कुछ माह जो है बाद ही अत्यधिक अरक्तता हो जाती है, जिससे उसे जीवित रहने के लिए बाहरी रक्त देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें आंसर इसका जो है सी पार्ट सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अस्थिमज्जा या फिर बोन मैरो। ठीक है, लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो आंसर इसका बोन मैरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर का कौन सा कार्य होता है, लाइपेज
उत्पत्ति करता है, या फिर यूरिया, या फिर श्लेष्मा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए लीवर में जो यूरिया का उत्पत्ति होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, यूरिया। ठीक है। लीवर नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है। और लीवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लीवर जो है अनावश्यक अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है, और यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। पहला है डीएमिनेज, ठीक है, दूसरा है यूरिया का निर्माण। यकृत, इसको हिंदी में यकृत कहा जाता है। यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अमीनो अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, और यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहलाती है। लीवर कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऑर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। इस चक्र को क्रेब्स हेंसेलीड चक्र भी कहा जाता है, क्रेब्स हेंसेलीड चक्र। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो है वो किस में मिला होता है? देखिए, तो वो हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। आंसर इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली हुई होती है, या फिर आयोडीन का संबंध जो है थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है। ठीक है। थायराइड ग्रंथ या थायराइड ग्लैंड श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों में बनी होती है। ठीक है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथ पुटकों और भरण ऊतकों से बनी हुई होती है, और थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ठीक है। और इसमें जो है मैंने वीडियो हिंदी का जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट था इस बुक से, यूथ कंपटीशन बुक से, उसका मैंने करवा दिया है 5 पार्ट 6 पार्ट। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है। उससे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाके वहाँ पे पेज पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? ठीक है। तो देखिए, अब इसमें बताया जो आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं उनसे निपटने के लिए कौन से ग्रंथ जो है वो हार्मोन उत्पन्न करती है, उस ग्रंथि का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का नाम है एड्रेनल मेडुला। ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाए। यहाँ से वो हार्मोन को उत्पन्न करती हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालना। ठीक है। इसे 3F कहते हैं, जो हार्मोन निकलता है उसे 3F भी कहा जाता है। 3F मीन्स फियर, फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर इसका हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। ए पार्ट सही हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइमों के बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है। एंजाइम्स के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही। इसमें देखिए पहला दूसरा कथन दिया गया है, इसको बताना है कि कौन सा सही है। इसके बाद इसमें दिया रहेगा ऑप्शन में कौन कथन 1, कथन 2 या दोनों में से कोई नहीं सही है। देखिए पहला है वह जैव उत्प्रेरक होते हैं। हाँ, वह जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है। वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वह उत्पादित होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही, यानी कि इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है। ओनली 1 या ओनली 2, और इसमें 2 ऑप्शन था, सी और डी। सी में था दोनों या डी में था दोनों में से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। ये दोनों सही है एंजाइम्स के बारे में। ठीक है। एंजाइम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं और बातें। तो देखिए एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। ये जीवों और पौधों में होने वाली क्रियाओं एवं अपक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, परिवर्तित करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है। ये भी याद रखना है, प्रोटीन होता है एंजाइम्स। और इसके बाद ये जो है एंजाइम्स विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। वह शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पर वह उनका उत्पादन होता है। ठीक है। अर्थात किसी एक जैविक क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम निश्चित होता है। एक एंजाइम द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आपको एंजाइम्स के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव शरीर की द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडीज कौन सी होती है? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा लीवर। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड। ठीक है। अगर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, ठीक है,
इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाए तो वो होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन अगर ग्लैंड पूछा जाएगा तो थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, और अगर ऐसे ही पूछा जाएगा जनरल की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ तो लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले, पीसीएस में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है पर डे। तो देखिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 किलो कैलोरी होती है, क्योंकि कठोर परिश्रम करते समय व्यक्ति को जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य ढंग से व्यक्ति को ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी और शहरी स्तर पर 2100 कैलोरी ऊर्जा के मानक रखा गया, ठीक है। शहरी स्तर पर 2100 और ग्रामीण स्तर पर 2400 कैलोरी का मानक रखा गया ऊर्जा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंबे समय तक एक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट की अनुभूति किस कारण होती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर लंबे समय तक कोई कार्य किया जाए, शारीरिक कार्य किया जाए, तो मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी है पेशी तंतुओं में छोटी मोटी टूट फूट, या सी है ग्लूकोज की क्षीणता, या फिर है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट ही सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण जो है थकावट की अनुभूति होती है, या थकावट होता है शरीर में, थकान लगता है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम बनता है, देखो लाइसोसोम कैसे बनता है, लाइसोसोम या कहाँ पर बनता है। तो ये जो है लाइसोसोम बनता है गाल्जी काय बॉडी में, ठीक है। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय में, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। लाइसोसोम गाल्जी काय में से बनता है। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। आत्मघाती थैली, ये लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम का निर्माण जो गाल्जी काय से होता है, गाल्जी काय के कलिका यानी कि बड को प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। रिक्तिका का निर्माण पिनोकी साइट से होती है, जो प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़कर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाती है। लाइसोसोम की खोज जो है डी डूबे ने किया था। डी डूबे एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने लाइसोसोम की खोज किया था 1955 ईस्वी में, ठीक है। डी डूबे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अब इसमें देखिए डार्विन दिया गया है, लैमार्क है, ह्यूगो डी ब्रीज है, ऑपरिन है। तो इसके बाद इधर सूची सेकंड में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति और प्राकृतिक वर्णन। तो इसमें बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए डार्विन ने जो है अपनी किताब, इनकी एक किताब आई थी, फेमस किताब है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है। तो इसमें इन्होंने बताया था क्रम विकास के सिद्धांत तथा प्राकृतिक वर्ण को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रम विकास के सिद्धांत और प्राकृतिक वर्ण को, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। देखिए इसमें नेचुरल सिलेक्शन या फिर इसको हिंदी में प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। तो डार्विन का संबंध चौथे पार्ट से हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण से, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो लेमार्क के बारे में इनकी पुस्तक आई थी फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है। फिलोसफिक जूलॉजिक में इन्होंने बताया था किसी भी जीव के विकास में वातावरण का प्रभाव, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का प्रभाव। तो देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत पहला पार्ट, ये इनकी एक बुक जो आई थी फिलोसफिक जूलॉजिक, उसमें इन्होंने दिया था। तो इसका इससे मिलान हो जाएगा। ह्यूगो डी ब्रीज के बारे में देखिए, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के द्वारा विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, यानी कि म्यूटेशन इनसे संबंधित है, यानी कि दूसरा पार्ट हो जाएगा सी का दूसरा, ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट बचते हैं ऑपरिन। तो ऑपरिन का संबंध हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये इनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ,
जिसमें इन्होंने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो डी का संबंध जो है 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन सा रोग जो है जो आनुवांशिक रोग है और यौन से संबंधित है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो यौन संबंधित रोग है और ये रोग जो है ग्रसित व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे उसे चोट लगने से शरीर के किसी भाग या कटने पर रक्त का स्राव बंद नहीं होता, ठीक है। फलस्वरूप उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया भी वर्णांता की भांति लिंग संलग्न रोग है और इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये रोग सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया है स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, यह पूछा गया, ठीक है। बोन इन द ईयर ऑफ मैमल्स। तो कान में टोटल 3 हड्डियां होती हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 3, ठीक है। 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनका नाम क्या है, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। अब इसमें पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो यही नाम होता है स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। अगर दोनों कानों के मिला ले तो टोटल 6 हड्डी हो जाती हैं और एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट से ही हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रा होगा। हाइड्रा जो है रक्त नहीं होता हाइड्रा के शरीर में, लेकिन ये सांस लेता है, ठीक है। हाइड्रा सिलेट्रेंट्रा या फिर स्नेडेरिया का संघ का प्राणी होता है और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता किंतु ये सांस लेता है, ठीक है। ये प्राणी जो है जलीय द्विस्तरीय होता है। और इसके बाद केंचुआ की बात करें तो केंचुआ जो है एनालिडा संघ का प्राणी है और केंचुए में चार जोड़ी हृदय होती है, ठीक है। इसके बाद तिलचट्टा की बात करें, कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, ठीक है। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। मछली जो है मत्स्य वर्ग का प्राणी होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना, ठीक है। ड्यूगोंग के बारे में बताना जो कि एक स्तनधारी है, कि इसमें से कौन सा कथन सही है। 3 कथन इसके बारे में दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर है शाकाहारी समुद्री जानवर होता है। स्तनधारी ड्यूगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है, समुद्री गाय। तो ये शाकाहारी समुद्री जानवर होता है। ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, गलत है ये, ठीक है। दूसरा इसका गलत हो जाए, क्यों, ये पूरे तट में नहीं पाया जाता, ये भारत में सबसे ज़्यादा मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है और इसके अलावा कुछ संख्या में थोड़ा बहुत जो कच्छ की खाड़ी या अंडमान द्वीप समूह या फिर मालाबार तट के समुद्र में पाया जाता है। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, ये जो पूरे समुद्र के तट के साथ लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। तो आंसर ए भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 3। दूसरा इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जानवर है, ये भी सही है और इसके 1972 की अनुसूची 1 के विधिक इसको संरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम अगले दिन जो है जैसे समय मिलेगा हम इसका जो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन बचा उसको भी लेकर आएंगे। और ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स किस को क्या कहा जाएगा, तो वो उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे और इसका 20 बाकी बचा हुआ अगले दिन लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।